हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन, और अपने लोकेशन समझ ली थी कि एक मिरर के अंदर क्या नाम है, अलग अलग पोजीशन कहाँ पे कैसे लोकेटेड होती है, फोकस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी क्या है, और उन सबकी डेफिनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF फॉर्म में मिल गई होगी। ठीक है, मतलब जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे वो पूरा एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर है तो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि रूल्स क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। कहने का मतलब ये कि अगर मैं एक मिरर के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी इमेज को कैसे बनेगी वो बात की बात है, लेकिन वो इमेज की जो रेज हैं वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगी और कैसे टकरा कर वापस आएंगे, रिफ्लेक्ट होंगी, तो उसके लिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इन रूल्स की मदद से अलग अलग तरह के केसेस के ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया जाए तो इमेज कैसी होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन सबसे पहले टॉपिक है आज हमें ये पता लगाना है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कौन कन्वर्जिंग मिरर है, कौन डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, तो पहले कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब समझो। सुनो, कन्वर्जिंग का मतलब होता है जब बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही होती है और वो एक पॉइंट पे आके मिलती है, उसको कहते हैं कन्वर्जिंग रेज। क्लियर, मतलब बहुत सारी पैरेलल रेज हैं लेकिन वो आगे जाकर एक पॉइंट पे आके मिल जाए, उसको वो लगा जाएगा कन्वर्ज। ठीक है, तो इसका मतलब कोई एक मिरर बीच में आया, उसने सारी रेज को मिला दिया, डेट इज़ कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा हो कि रेज तो आ रही हैं, मिरर से टकराई और वो और ज़्यादा फैल गई, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है, तो वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगा। क्लियर है बात। तो हमें इससे टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ। ठीक, तो हमारे पास क्या थे, दो तरह के मिरर्स थे यार। ठीक है, एक था कनकेव मिरर और एक था कन्वेक्स मिरर, है ना। अगर तुम्हें पोजीशन से याद है तो याद ही होगा, कनकेव मिरर जो होता था उसके केव खाली होती थी और बाहर पेंट हुआ करता था। ठीक है, और कन्वेक्स में क्या होता था, अंदर पेंट हुआ होता है। ठीक, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अगर इसको सर्कल बना दिया जाए, ठीक, ये डिस्टेंस बराबर होता है इसके, ये पता ही आपको। ठीक, सेंटर से जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सब कुछ इधर की तरफ होता है। क्लियर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई रे अगर एक ऑब्जेक्ट में रख दूं, उसमें से जो रेज निकलेंगी वो अगर एक कनकेव से टकराती है और एक कन्वेक्स से टकराती है तो क्या होता है। दिमाग लगाओ। देखो यार, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाइट उस पर पड़ती है और फिर वहाँ से टकरा के आपके पास जाती है। ठीक है, अब लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और टकरा के जा रही है तो इस पर तो हर जगह पे लाइट पड़ रही है, हर जगह से टकरा के जा रही है, लेकिन इतनी सारी रेज हम दिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो हम ज़्यादातर कितनी रेस दिखाते हैं, 2, 3, 4, 5, इतनी रेस दिखाते हैं। हम ज़्यादातर 2 ही रेस से काम चलाएंगे आगे। अभी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3, 4 रेस भी बना दूंगा, लेकिन हज़ारों लाखों रेस जो असलियत में हो रही है वैसा तो दिखा नहीं सकते हम। ठीक है, तो हज़ारों रेस की जगह पे हम 2-3 रेस से काम चलाते हैं और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक, अब समझो ज़रा ध्यान से, अगर कनकेव मिरर है, अगर आपके पास क्या है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर कैसे बिहेव करता है हमें ये समझना है। तो अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, मान लो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है आपने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर कोई रे एक ऑब्जेक्ट से निकलती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो कनकेव मिरर से टकराती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और कनकेव मिरर से टकराती है तो वो जो रे है वो कन्वर्ज हो जाएगी और फोकस से पास करेगी। समझो ज़रा ध्यान से, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल जा रही है और वो मिरर से टकराती है तो वो रे फोकस से आके वापस आएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रेस को कन्वर्ज करा। अभी देख समझ में आएगा, और चलो एक और रेस बना के देखते हैं। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो कनकेव मिरर से टकराती है तो वो रे को कन्वर्ज करेगा और फोकस से पास करेगा। अभी मैंने 2 रेज बनाई है, अब आप इन रेज में 4, 5, 10, 50, 100 रेज कर दो, वो सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कनकेव मिरर से टकराएगी और सारी की सारी रेज कहाँ पे जाके मर्ज होगी, सारी की सारी रेज आएगी फोकस पर। तो जितनी मर्जी पैरेलल रेज हैं लेकिन वो सारी की सारी कहाँ पर आकर मिल रही हैं, फोकस पॉइंट पे आके मिल रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है। अगर सारी रेज अगर आप देखोगे तो सारी रेज पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और मिरर से टकराने के बाद सारी कहाँ से पास हो रही हैं, फोकस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और कनकेव मिरर से टकराती है तो वो सारी रेस को कन्वर्ज करता है और एक पॉइंट पे मिलाता है, डेट इज कॉल्ड फोकस। क्योंकि आगे तो रे जा नहीं सकती है। आगे क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आगे पेंट हो रखा है। समझ में आ गया?
इसीलिए। अच्छा, अगर इसी को बोला जाए तो कनकेव मिरर क्या हुआ? कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर हुआ। कैसा मिरर हुआ ये? कन्वर्जिंग मिरर हुआ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। अब बात करते हैं कन्वेक्स की। कन्वेक्स के पास अगर कोई रे जाए, दिमाग लगाना, अगर कन्वेक्स के पास कोई रे जाए तो अगर कोई रे जाएगी तो वो कैसे बिहेव करेगा? तो समझो, मान लो दोबारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, दोबारा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो वही पॉइंट, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल। और याद रखना ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरोज से आपको पता लग रहा है रे कहाँ से जा रही है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, दिस इज ऑप्टिक्स, और एरोज का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप रूल्स पढ़ोगे जब तो आपको समझ में आएगा, एक एरो के बदलने से ही सारी कहानी बदल जा रही है। ठीक है, इसलिए समझो। अच्छा, इस रूल को थोड़ा सा और सही से समझना। समझो, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और कन्वेक्स मिरर से टकराती है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और कन्वेक्स मिरर से टकराती है, तो वो रे डाइवर्ज हो जाएगी। वो रे क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी और ज़्यादा। ठीक है, अभी एक रे से पता नहीं लगेगा, अब जब दो रे बनाऊंगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि कैसे फैल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या? इसमें इमेज फॉर्मेशन तो करनी है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, समझो। कन्वेक्स मिरर में रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस की और वो डाइवर्ज हो गई, लेकिन इमेज फॉर्मेशन तो करनी है। अब जब आप अगर देखोगे कन्वेक्स मिरर में इमेज, तो वो इमेज फोकस के पास बनेगी और वो रे इधर की तरफ बन रही होगी। मतलब जो इमेज बन रही है वो मिरर के उधर बन रही है। जैसा प्लेन मिरर में होता था कि प्लेन मिरर में पॉलिश इधर हो रही है, आप इधर खड़े हुए हो, लेकिन आपकी इमेज इधर अंदर बनती थी, है ना? इसलिए वो नकली इमेज बनती थी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये असली इमेज बनेगी, बिल्कुल असली इमेज बनेगी। आप इसको टच कर, आप यहाँ पे हाथ लगा दो कि आपके हाथ पे कास्ट होने लग जाएगी वो इमेज, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा क्या? नहीं। इसीलिए नकली इमेज है, क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है। तो इमेज तो मुझे बनानी है और मिरर के अंदर बन रही है। क्लियर है बात? अब मिरर के अंदर असलियत में रहनी जा रही है, समझो, मिरर के अंदर असलियत में रहनी जा रही है। इसीलिए हमें ऐसा फील हो रहा है कि रे जा रही है, इसीलिए हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डॉटेड लाइन, मतलब इमेजिनरी लाइन का यूज़ करते हैं। तो अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कन्वेक्स से टकराते वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वो अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हो रही है। कहाँ से अपीयर होगी? कि वो फोकस से पास हो रही है। दोबारा समझो, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, इट विल गेट डाइवर्ज बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। दोनों बातों में अंतर है, अपीयर, है ना? इसमें क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कनकेव से टकराती है और फोकस से पास होती है। क्लियर? इसमें क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और कन्वेक्स से टकराती है तो वो अपीयर होती है कि वो फोकस से पास हो रही है। अंतर है दोनों बातों में, इसमें असलियत में पास हो रही है, इसमें अपीयर हो रहा है। ठीक है, इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर इट विल पास थ्रू फोकस। क्लियर? और इसमें क्या है, इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। समझ में आ गया? तो अपीयर वर्ड इंपॉर्टेंट है ये दोनों के अंदर। अब आप इसके अंदर 10 रे बना दो, 50 रे बना दो, सारी फोकस से पास होगी। तो जितनी भी रेज जा रही है उन सबको एक जगह पे मिला रहा है, और इसमें जितनी भी रेज जा रही है उन सब रेज को फैला रहा है और अपीयर करा रहा है कि एक पॉइंट में मिल रही है। तो सारी रेज फैल रही हैं, इसलिए कन्वेक्स इज डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स क्या है? एक डाइवर्जिंग मिरर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कन्वेक्स क्या है? एक डाइवर्जिंग मिरर है। और इससे पता लगता है कि ये रे कैसे काम करेगी और ये मैकेनिज्म कैसे चलता है। क्लियर है? तो यह है कन्वेक्स और डाइवर्जिंग कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है। पक्का क्लियर? अच्छा, मैंने इस स्लाइड में यहाँ पे ना वो भी लिखा हुआ है इसके यूजेस। ठीक है, ये तो मैंने समझाई दी आपको, इसके यूजेस भी लिखे हैं। लेकिन यार जो यूजेस है ना, ये आपको यूजेस तब समझ में आएंगे जब मैं आपको इसकी इमेज फॉर्मेशन समझा दूंगा सही से। तो अभी टेंशन मत लो, इमेज ये जब इमेज फॉर्मेशन के केसेस हम पढ़ लेंगे तो आपको यूजेस रिलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको तब नेचर समझ में आ जाएगा कि अगर कनकेव और कन्वेक्स है तो किस तरीके की इमेज बनाते हैं, तो आप अपने आप ही सोच पाओगे कि एग्जाम्पल क्यों यहाँ पे सेट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, तो आपने दो चीज़ें तो पढ़ ली, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल्स के बारे में। ठीक, तो ये था इंट्रो। ठीक है, और अब आपको समझ में आ गया कनकेव इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको हर हालत में याद रखनी है यार। ठीक है, ये और ये पक्का क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स क्या चाहिए? फॉर मिरर्स।
क्योंकि अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तब आपको आगे जाके और भी चीज़ें पढ़नी है ना, तो इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के वो मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि कितने रूल्स हैं, तो यार हमारे पास है टोटल 4 रूल। कितने रूल हैं? 4 रूल हैं। 4 रूल में पूरा टॉपिक खत्म। और इंपॉर्टेंट बात, ये रूल्स आएंगे कहाँ पर? जब हम आगे जाके यूजेस पढ़ेंगे। समझो रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इसका लॉजिक समझो। रूल्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता हो कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ऐसे ऐसे जा रही है तो वो कहाँ से पास होगी, ताकि हम जब बाद में इमेज फॉर्मेशन के केसेस करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता हो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो रे यहाँ से पास हो सकती है या यहाँ से पास हो सकती है। समझ में आ गया? तो रूल्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि अगर रे एक पॉइंट से निकलती है तो कहाँ कहाँ से उसका पाथ है और कैसे कैसे वो पास हो सकती है। और उन रूल्स का यूज़ करके आप इमेज फॉर्मेशन के केसेस यूज़ करोगे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो बताओ इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो बताओ इमेज कैसी होगी। इमेज मतलब NSP, नेचर साइज और पोजीशन कैसा होगा, तो आप तब बना पाओगे ना इमेज के फॉर्मेशन के केसेस जब आपको रूल्स पता होंगे। तो टोटल 4 रूल हैं, इन 4 रूल का आप इमेज फॉर्मेशन में यूज़ करोगे जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, 4 रूल में से 2 रूल कभी एक रूल 2 बार रिपीट हो जाता है, बाकी आप 2 रूल हर बार यूज़ करोगे इन चारों में से कि आपको इमेज फॉर्मेशन कौन सी करनी है। लेकिन अभी रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास तो इंपॉर्टेंट है लेकिन रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 रूल्स हैं जिनमें से पहला रूल पढ़ते हैं। क्लियर? मैं आपको कनकेव और कन्वेक्स दोनों के डायग्राम बना के दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझना और मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये है कनकेव, अभी बनाया था। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये है कन्वेक्स क्योंकि अंदर पेंट हो रखा है। ये है इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता ही है, ठीक। पहला रूल बिल्कुल सेम है जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है। अभी जो आपने पढ़ा पहला रूल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक। प्रिंसिपल, बस हम रूल्स बनाएंगे तो हम एक ही रे का यूज़ करेंगे समझाने के लिए, बाकी रूल बिल्कुल यही है। तो पहला रूल ये कहता है इफ़ अ रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ़ अ रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर के तो वो फोकस से पास होगी। लेकिन अब हमारे पास 2 तरह के मिरर है, कनकेव और कन्वेक्स। तो फोकस से पास होने के लिए उसको मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। बस अब इसी की बात करने वाले हैं हम। समझ में आ गया? अब हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इसी की बात करने वाले हैं। तो समझो कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में अगर पैरेलल रे जा रही है तो कैसे पास होगी, वो तो फोकस से पास होगी। तो हमें रूल्स ही बोल रहा है, ठीक है। रूल नंबर 1 यही बोल रहा है कि अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी। लेकिन फोकस से पास होने के लिए कनकेव और कन्वेक्स अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, वही हमें समझना है। तो कनकेव जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्जिंग मिरर है, अभी बताया था। तो अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कन्वर्ज होगी और मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी। ये है पहला रूल। इफ़ अ रे, ध्यान सुनना, इफ़ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर इट विल पास थ्रू फोकस। और इसके लिए क्या बोलेंगे, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। इफ़ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर इट विल गेट डाइवर्ज। ये डाइवर्ज करता है, इट विल गेट डाइवर्ज बट इट विल अपीयर दैट रे इज पासिंग थ्रू फोकस। क्योंकि उधर की तरफ काम कर रहा है तो डॉटेड लाइन, उधर की तरफ आप मेन लाइन यूज़ नहीं कर सकते। बताओ पहला रूल समझ में आएगा नहीं? कितना आसान है। पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, अपीयर होगी पास होते हुए, ठीक है। बस यहाँ पे अपीयर आपको ध्यान रखना है। बाकी रूल्स बिल्कुल सेम है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास होगी। कितना ईजी है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, ठीक। रूल 2 ठीक उसका उल्टा है, ठीक है। तो अगर मैं बता रहा हूँ कनकेव के बारे में तो कनकेव ये रहा इसका मिरर का पेंट, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेम चीज़ यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये है कन्वेक्स, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या था? पहला रूल ये कहता था कि अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। और सेकंड रूल बिल्कुल उसका उल्टा है, जैसे मैथ्स में पढ़ते हो ना बीपीटी, इनवर्स ऑफ बीपीटी, वैसे ही। तो पहला रूल कहता था अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल कहता है अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। कितना ईजी है। अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास होती है, लेकिन अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, है ना यार। उसका इंपॉर्टेंस भी, और रूल कितना आसान है,
है कि नहीं। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो क्या जा पाएगी वहाँ पे, नहीं, डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे हम, है ना। तो अगर कोई रे फोकस से पास होते हुए अपीयर हो रही है तो वो रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है कि नहीं जी। अब खुद सोचो, इस रूल को देखो और इस वाले को देखो, सिर्फ एरोस का ही तो अंतर है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है और इस वाले में क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे में आ रहा है। तो मैंने बताया था ना रूल, मतलब क्या नाम है, एरोस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये इधर, ठीक है। तो अगर कोई रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, और अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा इधर उधर है, आप बना लोगे, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो इसका मतलब कहने का ये है कि पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, दूसरा रूल कहता है फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। कितना ईजी है, क्लियर। थर्ड रूल और भी ज़्यादा आसान, थर्ड रूल क्या है, और भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो सॉरी, रूल नंबर 3, ठीक। रूल नंबर 3 क्या है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव, ठीक। और ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, अंदर पेंट हो रखा है इसलिए कन्वेक्स। ये लाइन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अच्छा, अब आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, तो सुनो, रूल नंबर 3, अगर कोई रे, पहले से शुरू करते हैं। अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी, और अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल ये कहता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो रे वहाँ से मिरर से टकराने के बाद वहीं से वापस भी आएगी, क्लियर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो वहीं से टकरा के वापस आएगी। इफ़ अ रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम फ्रॉम सेम पाथ। इजी। इधर देखो, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी लेकिन जा पाएगी नहीं, हम डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे और वहीं से वापस आ जाएगी। तो समझो ज़रा ध्यान से, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो अपीयर होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए और वहीं से वापस आ जाएगी। आप एरोज भी नहीं बनाओगे उधर, ये बात याद रखना, उधर सिर्फ डॉटेड लाइन यूज़ करनी है, क्लियर। तो थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे पैरेलल टू द फर्स्ट रूल, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास होगा। सेकंड रूल, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल ये कहता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। लेकिन अब तुम बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, याद करो प्लेन मिरर वाला केस, याद आ रहा है। प्लेन मिरर मान लो ये यहाँ पे पेंट और यहाँ पे प्लेन मिरर, अगर आप 45 डिग्री से भेजते थे तो 45 डिग्री से बाहर आता था। आप इस 45 को 30 डिग्री कर दो तो 30 डिग्री से बाहर आएगा, है कि नहीं। अगर आप इसको 15 डिग्री कर दो 15 डिग्री से बाहर आएगा। और अगर आप नॉर्मल लाइन से टॉर्च को मारोगे तो वो वहीं से वापस आएगा ना, यही है यहाँ पे। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका जो नॉर्मल होता है लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। समझ में आ रहा है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ से रे फेंकी वहीं से आ गई। इसका लॉजिक है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका नॉर्मल भी यहीं पे लाई करता है, तो इसका जैसे नॉर्मल पे रे फेंकी वहीं से वापस आ गई, है ना। प्लेन मिरर को याद करो, प्लेन मिरर में अगर मान लो आप यहाँ पे से रे फेंकते हो, ये 90 डिग्री पे होता है ये सरफेस के, तो ये यहाँ से रे फेंकते हो तो यहाँ से आता है, ठीक है। आप इसका एंगल थोड़ा सा कम कर दोगे तो और कम हो जाएगा ये, और अगर यहीं से रे फेंकने लगोगे तो यहीं से तो वापस आएगा सब कुछ, है कि नहीं। ऐसे तो हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, क्लियर है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और ये सबसे ईजी रूल है, एक बार स्केल रखना है, एक बार लाइन खींची, खत्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए भी बच्चे बहुत सारे तरीके गलत बना रहे होते हैं, तो इसको कर्व को बनाने के लिए आप डी का पीछे वाला साइड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब भी डायग्राम बनाने, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया तो अपने दिमाग में एक नोशन बना लो, जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस है 4-4 सेंटीमीटर का लूँगा। इससे क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, समझ रहे हो। क्योंकि बार बार बच्चे क्या करते हैं, उसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप अगर आप इसको बना के हर बार 4-4 ले लो तो आपके दिमाग में ना सेट हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, इमेज यहाँ पे होती है, मिरर यहाँ पे ऐसे ऐसे बनता है। तो ईजी है याद करना, लेकिन छोड़ो उसको भी। तो ये समझ में आ गया होगा रूल नंबर 3, क्लियर। फोर्थ रूल बिल्कुल सेम है यार, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है, बिल्कुल सेम, मतलब सेम का मतलब दोनों सेम है, ठीक है। रूल नंबर 4, ठीक। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, कनकेव के बारे में, कनकेव मिरर। और यहाँ पे आता है कन्वेक्स मिरर। सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल ये है मिरर कनकेव, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। यहाँ पर देखो
ये है कन्वेक्स, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अच्छा, फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई रे डायरेक्टली जाके गिरती है पोल पर, अगर कोई रे डायरेक्टली जाके गिरती है पोल पर, तो उसी एंगल को बना के दूसरी साइड से बाहर आ जाएगी। समझ रहे हो? अगर कोई रे, ऑब्लिक के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एनसीईआरटी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पे जाके गिरती है तो वो रे सेम एंगल बना के दूसरी साइड से बाहर आ जाएगी। अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पर जाके गिरती है तो सेम एंगल बनाकर पोल के दूसरी साइड से बाहर आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? सेम यहाँ पर होता है, अगर कोई रे पोल पर जाके गिरती है, अगर कोई रे पोल पर जाके गिरती है तो सेम एंगल बनाकर दूसरी साइड से बाहर आ जाएगी। क्लियर? इसलिए मैंने बोला दोनों सेम ही है। क्लियर है? तो पहला रूल ये कहता था अगर कोई रे, दिमाग लगाना, अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी, इसमें अपीयर होगा। ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वहीं से वापस आ जाएगी। और फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पोल पे जा रही है तो सेम एंगल बना के दूसरी साइड से बाहर आ जाएगी। और दोनों में ये बिल्कुल सेम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर है जो सारी रेज जो आती है उनको कन्वर्ज करता है, और कन्वेक्स एक डाइवर्जिंग मिरर है, जब वो सारी रेज आती है उनको फैलाता है। ये मिरर के केस में सब कुछ, ये बात याद रखना। मतलब कनकेव कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स डाइवर्जिंग है, मिरर के केस में सिर्फ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसलिए स्पेसिफाइड रखना है। तो ये था अभी तक का टॉपिक। क्लियर? अब आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रूल्स बना रखे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये नॉर्मल दिखाने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये डॉटेड लाइन तो आपने बताई नहीं थी बनाई क्यों है, तो ये सिर्फ नॉर्मल दिखाने के लिए, बाकी रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इन रूल्स का यूज़ करेंगे हर चार में से कभी एक, ज़्यादातर दो। तो कोई से भी दो रूल यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन किया करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो बताओ एनएसपी क्या होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट इधर रख दिया गया है तो इमेज का एनएसपी बताओ क्या होगा। तो ऐसे हम धीरे धीरे चेंज करते हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये थे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर, और यहाँ तक ये ख़त्म ये टॉपिक। क्लियर है? अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, कमेंट में डाल देना दोस्तों, बाकी मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है। ठीक है। और अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, पिछली बार भी बोला था, ताकि मैं क्योंकि सिलेबस हमें थोड़ा सा पुश करना है, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें करा सकूँ, तो करते हैं। ठीक है, तो बताना रेगुलर अगर रखनी है तो। बाय बाय।